नमस्कार प्रवास साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम जयपुर समीक्षा में आप सभी का स्वागत है। इस सप्ताह राजनीतिक सामाजिक मुद्दे बहुत सारे हैं, लेकिन जरा उनको परे रखते हैं, कुछ छोटे मुद्दों की बात करते हैं। टीवी चैनलों पर चलने दीजिए बड़े बड़े मुद्दे। आज हम आपके समक्ष कुछ छोटे मुद्दे, लेकिन ये छोटे जरूर हैं, लेकिन यही वास्तविक मुद्दे हैं जिन पर आपके साथ हम चर्चा करेंगे। डिजिटल एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन और डिजिटल इंडिया की बात की जा रही है। हकीकत क्या है? क्या आपको देखने को नहीं लग रहा कि हम भले ही कह रहे हैं कि अब ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, ऑनलाइन एजुकेशन चल रही है और कोरोना काल में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो, इसके लिए जो डिजिटल इंडिया की हमारी परिकल्पना है उसके तहत ऑनलाइन एजुकेशन ने एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल निभाया है। लेकिन क्या डिजिटल एजुकेशन सभी बच्चों को समान रूप से मिल पा रही है? पहली बात तो अगर हम देखें तो संसाधन ही आड़े आ जाते हैं। अब आप देखिए कि हर बच्चे के पास लैपटॉप नहीं है, या लैपटॉप नहीं है तो मोबाइल नहीं है, और डिजिटल डिवाइस अगर नहीं है तो आपका डिजिटल पढ़ाई कैसे हो सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नेटवर्क की समस्या पूरे देश में एक समान आप देख सकते हैं कि नेटवर्क आपको अगर दिल्ली में आपको या बड़े महानगरों में आपको जो नेटवर्क मिल रहा है वो आप थोड़ा सा दूर दराज में चले जाइए, नहीं मिलता है वो। और ऐसे ही जो नेटवर्क की समस्या है उससे देश के विभिन्न भाग जूझ रहे हैं। तो कहाँ से किस तरीके से आ जाए ये ऑनलाइन एजुकेशन, किस तरीके से बच्चों को मिल जाए। इसके अलावा जो डेटा है, ठीक है कि डेटा और देशों के मुकाबले हमारे देश में सस्ता है, लेकिन कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो उतना डेटा का रिचार्ज नहीं करा सकते जितना बच्चे को पढ़ाई के लिए चाहिए। तो एक ये भी बड़ी समस्या उभर कर आ रही है, जो अब जो स्कूलों में जो अध्यापक हैं वो बता रहे हैं कि बच्चे परेशान हैं कि वो पेरेंट्स डेटा नहीं रिचार्ज करा पाते हैं, तो हम पढ़ाई कहाँ से करें। इसके अलावा कुछ ऐसे भी मामले अभी हाल ही में सामने आए हैं कि बच्चों के जो पेरेंट्स स्कूल की फीस नहीं दे पाए क्योंकि कोरोना काल में उनकी जॉब चली गई या जिस काम को वो कर रहे थे वो बंद हो गया, तो फीस नहीं दे पाए। तो अब जो स्कूल हैं वो उनको ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों को बैठने नहीं दे रहे हैं। हालांकि जब भी प्रशासन के, चाहे कोई सा भी राज्य हो, जब प्रशासन के संज्ञान में मामला लाया जाता है, ऐसे मामले लाए जाते हैं तो कार्रवाई होती है, लेकिन कई बार संज्ञान में नहीं आ पाते हैं और बच्चों को उसका बच्चों को उसका कह सकते हैं कि दुष्परिणाम भुगतना पड़ता है। अभी आपको हाल ही में महानगरों में भी ऐसी बहुत सारे समाचार पत्रों में दिखा कि कुछ लोगों को अपनी नौकरी चले जाने की वजह से जो स्कूल की फीस नहीं भर पाए तो बच्चों को घर बैठाना पड़ गया है। अब घर पे ही पढ़ाई की जा रही है क्योंकि ऑनलाइन जो एजुकेशन है उसको वो अफोर्ड करने की स्थिति में नहीं है। तो ये तो एक हमने आपको पूरा एक बताया कि किस तरीके से इस समय जो हाल दिख रहा है, डिजिटल डिवाइड एक साफ साफ नज़र आ रही है। अपनी बातों हमने जो अभी कुछ कहा उसको आधार प्रदान करने के लिए हम आपके समक्ष दो रिपोर्ट लेकर आए हैं। पहले चलते हैं, आपको महाराष्ट्र के एक गांव ले चलते हैं। आप देखिए किस तरीके से बच्चों को नेटवर्क आ जाए मोबाइल में, उसके लिए पेड़ों पर चढ़ना पड़ता है। पेड़ पे चढ़ते हैं, नेटवर्क आता है, जो होमवर्क की फाइल आई है उसको डाउनलोड कर लेते हैं, नीचे आते हैं, फिर काम करते हैं। पहले आपको दिखाते हैं जरा ये महाराष्ट्र के इस गांव की झलक, उसके बाद आपको ले चलेंगे पंचकुला, दिखाएंगे आपको कि क्या वास्तव में डिजिटल पढ़ाई की जो बात कही जा रही है और जो सफलता की बात की जा रही है, हकीकत क्या है ये भी बताएंगे। जरा पहले आपको ये दो रिपोर्ट दिखाते हैं। वो अभी वो तो एरिया तो थोड़ा सा वहाँ पे रेंज का अगर प्रॉब्लम हो, क्योंकि बाउंड्री महाराष्ट्र की बाउंड्री और एमपी गुजरात की बाउंड्री का वहाँ पे है, तो टावर कम हो से मोबाइल के, तो जहाँ रेंज मिल सके वहाँ पे वो बच्चों को ले बच्चे जाके रेंज मिलने के बाद वो जो उनका स्टडी का मटेरियल है वो डाउनलोड करते हैं और वो पढ़ाई करते हैं।
प्रॉब्लम सबसे बड़ी तो नेटवर्क की है ही है। तो लेकिन कई बच्चे तो ऐसे भी जो हमारे बेचारे 2-2 किलोमीटर पैदल जाते हैं किसी के घर में, जाके वहाँ से काम नोट करके लेके आते हैं, फिर घर में बैठ के शाम को काम करते हैं। तो मतलब समस्या तो बच्चों के लिए है। और मोरओवर शुरू में तो ऐसा था कि बच्चे रेगुलरली काम कर रहे थे, लेकिन आजकल थोड़ी बच्चों के पता नहीं क्या रीज़न है, आई डोंट नो, हमने बच्चों से पूछा भी है, वो ये कह रहे हैं कि सर हम रिचार्ज नहीं करवा पा रहे। तो उसके कारण थोड़ी मतलब बच्चों की प्रॉब्लम है या पेरेंट्स की प्रॉब्लम है। तो हमारे सिर्फ 10-15% बच्चे ही होंगे जो एक्सेस नहीं कर पा रहे फ़ोन को। तकरीबन सभी बच्चे एक्सेस कर पा रहे हैं फ़ोन को। बस मेन प्रॉब्लम उनकी है कि नेटवर्क नहीं है एंड दे आर नॉट एबल टू गेट देयर रिचार्ज। वो हिमाचल से आता है 1-2 किलोमीटर से। वो हफ्ते में एक या 2 बार आता है। वो रफ कॉपी में अपना होमवर्क नोट करके ले जाता है और फिर उसको अपनी पक्की कॉपी में लिख लेता है। हालांकि शिक्षा मंत्रालय कम्युनिटी लर्निंग की जो एक परिकल्पना लेकर आया है उसके तहत काम हो रहा है, चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। लेकिन अब ये भी कहा जा सकता है कि चूंकि ये महामारी अचानक से आई, सरकार की तैयारी नहीं थी, तो ये सब चीज़ें देखने को मिल रही हैं। लेकिन इस महामारी ने, इस संकट ने एक अवसर दिया है कि हम चीज़ों को दुरुस्त कर सकें। इसके लिए काम किए जाने जरूरी हैं। और ख़ासतौर पर हमें एक चीज़ और देखनी चाहिए कि ठीक है, बहुत लोग तरह तरह के दान करते हैं। जो इस तरह के बच्चे हैं, जो निम्न वर्ग के बच्चे हैं, अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं तो उनको आप स्मार्टफोन दे सकते हैं। उनके लिए कोई डिजिटल डिवाइस, टैबलेट या लैपटॉप अगर आप में क्षमता है तो आप दे सकते हैं। तो ये एक जो शिक्षा के लिए दान है, ये शायद सबसे बड़ा दान होगा अगर आप ऐसा कर सकें। और ख़ासतौर पर ये जो डिजिटल डिवाइड की बात हमने पहले भी कही, इसको हम कम कर सकें। सरकार ही सब कुछ कर लेगी, सरकार को ही सब कुछ करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सोच भी गलत है। इसमें जितना चाहे हम निजी तौर पर मदद करें, चाहे स्वयंसेवी संस्थाएं आगे करें, मदद करें, या अलग अलग संगठन जो हैं वो सब मदद करें, लेकिन मदद करनी चाहिए। ये अभी ये भी देखने की बात है कि स्कूल कब खुलेंगे, कॉलेज कब खुलेंगे, इसका कोई पता नहीं है। तो ये चीज़ें कब तक चलेंगी? अब बच्चे ऐसे ही प्रभावित होते रहेंगे क्या? ये देखने वाली बात होनी चाहिए कि इसमें हम क्या कर सकते हैं अपनी तरफ से बच्चों की मुश्किलें हल करने के लिए, इसका प्रयास करना चाहिए। ये ठीक है कि सरकार ने जो कुछ स्पेशली एजुकेशन चैनल शुरू किए हैं, टीवी चैनल शुरू किए हैं, ताकि जहाँ पर नेटवर्क की समस्या है, मोबाइल नेटवर्क की समस्या है, जहाँ पर बच्चों के पास टैबलेट नहीं है, मोबाइल नहीं है, लैपटॉप नहीं है, वहाँ पर वो टीवी चैनल के माध्यम से देख सकें, पढ़ाई कर सकें, जो कक्षाएँ वहाँ चल रही हैं, ताकि वो कोर्स में पिछड़ न जाए। लेकिन ऐसे भी पिछड़े इलाके हैं जहाँ टीवी नहीं है जिनके घर में, तो वो क्या करेंगे? तो इसलिए थोड़ा सा सोचना चाहिए। सरकार तो सोच रही है, हम और आप भी सोचें, तभी जाकर शायद इस समस्या से हल हम पा सकें। दरिया कहीं किनारे पर हो तो समझ में आता है। शहर के कहीं किनारे पे, गांव के किसी किनारे पे हो तो अच्छा लगता है और उसकी एक सुंदरता भी होती है। लेकिन शहर ही दरिया बन जाए, गांव ही दरिया बन जाए, ये तो आज के दौर में देखें हैं, हम जब विकसित होने की ओर बढ़ रहे हैं, तो ये तो एक बहुत बड़ा झटका भी है, धब्बा भी है कि आज अगर आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी, अगर 7 दशक से ज़्यादा समय बीत जाने के बाद भी हमारा ये हाल है कि हम हर साल बाढ़ में हमारे कई गांव डूब जाते हैं, लाखों लोगों को बेघर होना पड़ता है। और आप देखिए कि इस साल की ही बात कर लें तो बाढ़ से ही, सिर्फ बाढ़ से ही बात कर रहे हैं हम, 700 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। अगस्त के पहले सप्ताह का ये आंकड़ा है। और वर्षा जनित हादसों की अगर जोड़ दें तो ये 1000 से ऊपर होंगे, क्योंकि कई खासतौर पर अगर हम देखें हमारे उत्तरी राज्य जो हैं वहाँ पर हाल ही में कुछ बिजली गिरने की जो घटनाएं थी, उसमें 100-150 लोग तो खाली बिहार में मर गए थे, यूपी में कई लोग मर गए थे। तो ऐसे अगर हम जोड़ लें तो लगभग 1000 के आसपास आंकड़ा बैठता है, जो कि हम आधिकारिक आंकड़े तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन एक मीडिया रिपोर्टों के हवाले से हमने जो आंकड़े जुटाए हैं ये वो बयां कर रहे हैं। अगर आप मान लीजिए कि 1000 लोग भी मरे हैं, तो 1000 लोग अगर ऐसे हादसों में मर जाते हैं 1-2 महीने के अंदर, तो ये क्या दर्शाता है, हमारी क्या तैयारियां हैं? आप देखिए कि चाहे कोई सी भी सरकार हो, कोई सा भी नगर निगम हो, हर एक के दावे होते हैं वर्षा से पहले कि हमारे यहाँ पे सब कुछ दुरुस्त है, बस बरसात आ जाए, मानसून के लिए हम दुआ कर रहे हैं, मानसून समय पर आ जाए, सब कुछ खुशहाली हो जाएगी। खुशहाली क्या, किसानों के खेत डूब जाते हैं, जो शहरों में बसें डूब जाती हैं,
जो बैलगाड़ी, अब देखा था आपने कुछ दिन पहले कि दिल्ली में बैलगाड़ी पर सफ़र करना पड़ रहा था, दिल्ली से सटे गुरुग्राम में नाव चल रही थी सड़कों पर पॉश इलाकों में। तो ये सब क्या दर्शाता है? सब दर्शाता है कि हमारे जो दावे हैं खोखले हैं, हम तैयारी करते नहीं हैं, और अचानक से जब आपदा आ जाती है तो सब त्राहिमाम की स्थिति हो जाती है, और फिर जो बन सकता है वो करते हैं, और उसमें भी सरकारों और प्रशासन से तो बाद में बनता है, पहले जनता ही कुछ करती है, जनता ही हल निकालती है, जनता ही कुछ ना कुछ काम करती है। तो ये सब चीज़ें बड़ी एक दिक्कत वाली बात ये लगती है कि आप देखिए कि आज हमने जैसे कि आपसे चर्चा की कि आज़ादी के 7 दशक से ज़्यादा समय होने के बाद भी आज भी हमारे यहाँ पर चुनाव जो होते हैं वो अच्छी सड़क बना देने के लिए, जो नाले की सफाई हो जाएगी आपकी, ये वादा किया जाता है, या जो बाढ़ का पानी आपके यहाँ पे हर बार आ जाता है हम उसको दुरुस्त कर देंगे। तो ये इन सब चीज़ों से हमारे को शायद अब तक बहुत पहले से ही ऊपर उठ जाना चाहिए था। ये तो मुद्दे ऐसे थे जिनको बहुत पहले हल कर देना चाहिए था, लेकिन अगर हम आज भी जनता को इसमें उलझाए हुए हैं तो दिखता है कि हमारे राजनीतिज्ञ किस तरीके की राजनीति करते हैं। विकास की राजनीति की हम बात जरूर करते हैं, लेकिन विकास हो नहीं रहा है। आप देखिए कि हमारे बिहार में हमने देखा किस तरीके से बाढ़ आई तो एक पुल का एक हिस्सा ही धंस गया, नवनिर्मित पुल था, महीने भर पुराना पुल था। तो ऐसे हादसे कई जगहों पर देखने को मिलते हैं, और ये न सिर्फ हमारी जो विकास कार्य किए जा रहे हैं उनकी गुणवत्ता पर सवाल उठता है, लोगों के जीवन की सुरक्षा की बात हम भले ही करते हों, लेकिन सुरक्षा होती है क्या? आपको दिखाते हैं जरा, ये जबलपुर का दृश्य। जबलपुर अच्छा खासा शहर है, बड़ा शहर है, कोई छोटा शहर नहीं है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक झलक दिखा रहे हैं। ऐसी झलकें आपको देश के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में अमूमन देखने को मिलती है। अब आप देखिए कि ये जो घर में पतीले से पानी निकाल निकाल के बाहर रखा जा रहा है, बाहर फेंका जा रहा है, इनका घर का सामान तो काफ़ी डूब गया है, नुकसान हुआ। क्या कोई भरपाई करेगा? क्या कोई इंश्योरेंस कंपनी इनको पैसा देगी? क्या सरकार इनको कोई मुआवजा देगी? ऐसे ही आप देखिए बिहार में अभी जो बाढ़ आई थी, घरों में पानी भर गया है, लोग रात को छतों पर सोने को मजबूर हैं, क्योंकि रात में कब पानी बढ़ जाए इसकी गारंटी नहीं है, कुछ नहीं कह सकते। तो लोग छत पर सोते हैं कि ठीक है हम सुरक्षित तो रहेंगे, छत पर रहेंगे, तो अगर पानी इतना भी नहीं आ जाएगा कि छत तक पानी आ जाए। ऐसे बहुत से लोगों ने बताया कि छत पर जो दिक्कत ये होती है कि बरसात के मौसम में और बाढ़ का ये जो इस समय चल रहा है उसमें कीट पतंगे छत पर खूब सारे आते हैं, लेकिन उनको वहीं पे सोना पड़ता है, क्योंकि नीचे जाएं तो बाढ़ का पानी हो सकता है, पानी में सांप हो सकता है, तरह तरह की चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें, ये जो आपदाएं हैं, हम कोरोना वायरस एक महामारी है, आपदा है, ये सही है, लेकिन ये ऐसी आपदाएं जिनका कि हम हर वर्ष सामना करते हैं, हर वर्ष उसके लिए करोड़ों रुपया हम बहाते हैं कि ठीक है हम ये जो राहत दे रहे हैं या फिर हम अगली बार के लिए व्यवस्थाएं दुरुस्त कर रहे हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। तो हम इन आपदाओं का कोई एक ठोस हल क्यों नहीं निकाल सकते? अब आप देखिए कि अब हम बात करें, जैसे अभी SYL की बात करते हैं, पंजाब और राजस्थान और हरियाणा का जो मुद्दा है, इसको लेकर काफ़ी लड़ाई चलती है कि पानी हमारे पास नहीं है तो हम आपको कहाँ से दें। दक्षिण में भी ऐसी स्थिति है। अटल जी ने एक परियोजना, नदी जोड़ो परियोजना शुरुआत की थी, लेकिन यूपीए ने आते ही उसको अटका दिया, और उसके बाद भी वो अब विभिन्न चरणों में लटकती लटकती उसकी क्या स्थिति है देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर अटल जी ने वो 2003 में या 2004 में उस परियोजना को शुरू करने की बात कही थी, अगर हम अब तक उस पर काम कर रहे होते तो शायद अब तक वो परियोजना पूर्ण होने की कगार पर होती या पूर्ण हो चुकी होती। तो इससे जो एक बाढ़ की और एक जगह सुखाड़ की जो समस्या है वो सब हल हो जाता। लेकिन देखिए, नेता अगर कोई दूरदृष्टि रखता है, उस दूरदृष्टि के वजह से उन्होंने एक फैसला किया अटल जी ने, और उस फैसले को अमली जामा पहनाने का काम था प्रशासन का, सरकार का, लेकिन उसको अमली जामा नहीं पहनाया गया और ये समस्या खत्म हो जाती। तो ये शायद इस पर सवाल उठता है कि क्या कुछ लोग इन समस्याओं को बनाए रखना चाहते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। बाढ़ से जूझते, वर्षा जनित हादसों से जूझते भारत का सवाल है कि हमें इन सब चीज़ों से कब आज़ादी मिलेगी। आज़ादी की हमने वर्षगांठ अभी मनाई, लेकिन इन सब चीज़ों से, इन समस्याओं से जो हर साल आती हैं, पिछली बार से ज़्यादा बड़ी आपदा लेकर आती हैं, इनसे कब मुक्ति मिलेगी? अब जरा बात भारतीय रेल की हो जाए। रेलवे की भूमिका सिर्फ इस शहर से उस शहर को जोड़ने की, उस राज्य से इस राज्य को जोड़ने की, इस यात्री को इस गंतव्य से उस गंतव्य तक पहुंचाने की ही नहीं है, दिलों को मिलाने की ही नहीं है, उसकी देश की अर्थव्यवस्था में भी बड़ी भूमिका है।
रेलवे ने जो फ्रेट कॉरिडोर का एक नया विजन रखा है, नई चीज शुरू की है, पहले आपको उसको समझाते हैं कि वो है क्या और इसका फायदा देश को किस तरीके से होगा, किस तेजी के साथ होगा, देश की अर्थव्यवस्था को कैसे रफ्तार मिलेगी रेलवे की फ्रेट कॉरिडोर योजना से पहले आपको इस रिपोर्ट में हम समझाते हैं। आर्थिक गतिविधियों को रफ्तार देने के लिए मजबूत बुनियादी ढांचा पहली शर्त है। इसी को ध्यान में रखते हुए DFCCIL यानी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा देश में ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण तेजी से किया जा रहा है। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के अंतर्गत लुधियाना से सोननगर और सोननगर से दानकुनी तक 1875 किलोमीटर रेल लाइन बिछाई जा रही है, जबकि वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के अंतर्गत दादरी से JNPT तक 1506 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बिछाने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। इतना ही नहीं, भविष्य की जरूरतों और संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए DFCCIL द्वारा 3 और कॉरिडोर, ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की रूपरेखा भी अभी से ही तैयार कर ली गई है। ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर खड़गपुर से विजयवाड़ा तक, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर भुसावल नागपुर, राजखरसावा खड़गपुर दानकुनी एवं राजखरसावा अंडाल तक और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर विजयवाड़ा से नागपुर होते हुए इटारसी तक प्रस्तावित है। प्रस्तावित फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण काफी फायदेमंद साबित होगा। इसके जरिए पहले से ही व्यस्त रेल मार्गों की क्षमता बढ़ेगी, मौजूदा बंदरगाहों और औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ा जाएगा। भारी माल ढुलाई का संचालन आसान होगा। माल ढुलाई और यात्री परिवहन अलग अलग होंगे। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से रेलगाड़ियां दौड़ाई जा सकेंगी। समयबद्ध ट्रेन सेवाएं और संचालन और रखरखाव की लागत में भी कमी आएगी। DFCCIL द्वारा बनाए जा रहे इन कॉरिडोर्स के पूरी तरह तैयार हो जाने पर कोयले, लौह अयस्क, स्टील और अन्य खनिज पदार्थों की ढुलाई ज्यादा तेजी और आसानी से की जा सकेगी। कच्चे माल के साथ साथ तैयार सामान की सप्लाई में भी इन रेल कॉरिडोर्स के जरिए काफी मदद मिलेगी। जाहिर है, इससे औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि होगी, जिसका सीधा फायदा अर्थव्यवस्था को होगा और देश में खुशहाली आएगी। अब आपने देखा कि रेलवे ने ये फ्रेट कॉरिडोर की जो परिकल्पना रखी है और इसको परिकल्पना को साकार तक कर दिया है, ये देश की अर्थव्यवस्था को कितना लाभ पहुंचाने वाली है। इसके अलावा रेलवे अब डाक सेवा भी शुरू करने जा रहा है। ये डाक सेवा भारतीय पोस्ट, भारतीय डाक के सहयोग से शुरू होगी और इस डाक सेवा के तहत घर से घर तक डाक पहुंचाने का काम शुरू किया जाएगा और ये काम इस बहुत तेजी के साथ शुरू किया जाने वाला है, बहुत बड़े स्तर पे शुरू किया जाने वाला है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष VK यादव ने खुद इस बात की जानकारी दी थी। अब देखिए कि मध्य रेलवे ने इसका एक ट्रायल भी शुरू किया था, खासतौर पे कोरोना काल में वेंटिलेटर एक जगह से दूसरी जगह में 24 घंटे में पहुंचा दिया गया था। तो अगर आपको घर से घर तक डाक सेवा मिलती है, रेलवे के माध्यम से तेज गति के साथ सामान पहुंचता है, तो ये एक रेलवे की आय तो बढ़ाएगा ही, साथ ही अर्थव्यवस्था में भी एक बड़ा योगदान होगा और लोगों को सुविधा मिलेगी। सो अलग, क्योंकि रेलवे का जो नेटवर्क है वो देशव्यापी है, जगह जगह है, कोने कोने तक है, तो ये एक इस नेटवर्क का फायदा लोगों को सीधे सीधे मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें रेलवे की, अब जो बुलेट ट्रेन परियोजना है, देखिए कोरोना काल में बहुत सारी चीजें ऐसी थी कि जो नहीं परवान चढ़ पाई, लेकिन रेलवे की अपनी जो परियोजनाएं हैं वो समय से पीछे नहीं है, समय पर चल रही है। थोड़ा बहुत विलंब हो सकता है, ट्रेनों के लिए आप कह सकते हैं कि विलंब पर आती है, लेकिन रेलवे ने शुरुआत जो कर दी है जिन परियोजनाओं पर, उन परियोजनाओं की लगातार समीक्षा की जाती है। रेलवे उस पर आगे बढ़ रहा है, समय पर परियोजनाएं पूरी हो सकें, इसके लिए रेल मंत्री खुद रुचि लेते हैं सब विषयों में। प्रधानमंत्री सतत समीक्षा करते हैं लगातार प्रगति बैठकों में। इसके अलावा अगर बात करें, रेलवे ने जो आप देखिए कि इस कोरोना काल में किस बेहतरीन तरीके से प्रवासी मजदूरों को घर तक पहुंचाया। हालांकि शुरुआत में कुछ दिक्कतें रहीं, लेकिन अब सब कुछ ट्रैक पर है, एक बड़ी कामयाबी है। रेल मंत्रालय ने इस कोरोना काल में, चाहे स्वास्थ्य मंत्रालय की बात कर ले हम, स्वास्थ्य मंत्रालय ने बहुत बेहतरीन काम किया, हमारे गृह मंत्रालय ने बिल्कुल शानदार काम किया है, हमारे जो
सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है, उसने वंदे भारत मिशन के तहत बहुत बेहतरीन काम किया है। रेलवे ने भी उसी तरीके से, उसी तर्ज पर बहुत शानदार काम किया है। और जिस तरीके से हमने आपको दिखाया है कि देश की अर्थव्यवस्था में देश की जो वेल्थ बढ़ाने का जो काम कर रहा है, हेल्थ मिनिस्ट्री हेल्थ में ध्यान दे रहा है, लेकिन रेलवे हमारी वेल्थ में जो ध्यान दे रहा है उसके लिए रेलवे को बहुत बहुत बधाई। तो ये थी इस सप्ताह की चाय पर समीक्षा। अगले सप्ताह आपके साथ फिर मिलेंगे एक नए रंग रूप में, कुछ नए विषयों को लेकर आपके समक्ष विस्तृत विश्लेषण के साथ।